Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 22. Today we will discuss the third method, fast decoupled power flow solution method, under the main topic of transmission system effects. इससे पहले हमने जो है वो तीन आपके पास दो मेथड्स पढ़ लिए तीन में से। तो जो अब न्यूटन रॉफसन मेथड है वो पढ़ा हमने लास्ट। तो ये डिकपल्ड पावर फ्लो मेथड न्यूटन रॉफसन का अप्रॉक्सीमेट वर्जन है और ये बेसिक इसका पर्पस भी ये है कि ये कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है और आपके पास जो है वो कंप्यूटर स्टोरेज रिक्वायरमेंट को जो है रिड्यूस करता है। अभी कैसे होता है, अब आपके पास ये न्यूटन रॉफसन मेथड का बेसिक एल्गोरिथम था जिसमें आपने जैकोबियन के अब एक जस्ट हमारे पास 4 बस सिस्टम के लिए लिखा था और इसमें हमारे पास जो है वो एक स्लैक बस, 2 लोड बसेज एंड फोर्थ वन वाज पीवी बस। ठीक है, तो इनिशियली हमने ये जो इक्वेशन लिखी थी ये सारी हमने लोड बसेस को ज्यूम की थी। जब आपके पास एक पीवी बस, फोर्थ बस इज पीवी बस, तो आपके पास ये एलिमेंट्स रिड्यूस होगी। फिर भी आप देखें तो अभी आपके पास ये 5x5 का मैट्रिक्स बनता है। 5x5 का मैट्रिक्स बनता है, उसमें आपने इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करना है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ दैट। तो जब बात 100 बस, 200, 500 बस सिस्टम पे आएगी तो आप सोच लें कि आपकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी कैसी होगी, कितनी आपको स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी। तो न्यूटन रॉफसन के मेथड के बाद फास्ट डिकपल मेथड एज्यूम करता है कि हम इसको और भी अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं और इसका जो वो सोल्यूशन है उसमें कम बर्डन पर है, कंप्यूटेशन बर्डन, उसमें जो है वो हम क्या चीज़ें एज्यूम करेंगे। नंबर 1, नॉर्मली क्या होता है कि जो चेंज इन द वोल्टेज एंगल होता है किसी भी बस पर, रियल पावर को वो इफ़ेक्ट करता है। चेंज इन द बस वोल्टेज जो है वो सिर्फ रियल पावर को इफ़ेक्ट करता है, जबकि Q जो है वो उसका इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। प्रैक्टिकली करता है लेकिन वो बहुत माइनर इफ़ेक्ट होता है। नंबर 2, जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो आपके साथ जो चेंज लाता है अपने साथ वो ज़्यादा इन द Q वो चेंज करता है, जबकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो P में जो है वो बहुत माइनर होता है। ये भी आप जहन में रखें कि जो आप पावर बेसिकली एक्टिव पावर फ्लो करवाते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल जो है उसका वो यही है, V1 मैग्नीट्यूड, V2 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंस ऑफ द लाइन, और V1 और V2 जो हैं वो दो बसेस की वोल्टेज है, इन बिटवीन दैट इज़ एन X, और साइन ऑफ डेल्टा जो उन दो बसेस के दरमियान एंगल है वो। तो नॉर्मली एंगल जो है वो डिक्टेट करता है पावर को, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो एक्साइटेशन सिस्टम से कंट्रोल होता है वो चेंज जो है वो इफ़ेक्ट करती है आपके पास जो है वो रिएक्टिव पावर को। तो इन दो एजम्पशंस के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास दो पोर्शंस जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। नंबर 1 दिस कि जिसमें पावर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज हम इसको जो है वो नलीफाई कर लेते हैं, एंड नंबर 2 change in the angle with respect to the change in the reactive power with respect to the angle, ये आप जो है ये भी आपके पास जो है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है। तो ये दो अजम्पशन यूज़ करते हुए आपने ये 3/3 और ये 3/3 जो है 9 एलिमेंट्स यहाँ से आपके रिड्यूस हो गए, 9 एलिमेंट्स आपके यहाँ से रिड्यूस हो गए। तो अब आपका जो मैट्रिक्स है वो जो है वो उसका जो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो कम हो गए। तो दूसरा क्या है आपके पास अगर आप इसको गौर से देखें तो अब आप इस जो जैकोबियन है इसको दो जो है वो इंडिविजुअल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पोर्शन P एंगल के साथ है तो P एंगल यहाँ से भी, यहाँ पे भी एंगल और यहाँ पे भी एक पोर्शन आपके पास ये बन जाएगा, एंड नंबर 2 Q का जो है वो V के साथ जो रिलेशन है वो आपके पास दूसरा पोर्शन आपका यहाँ बन जाएगा। तो अब आप जो है वो दो जो हैं वो डिकपल्ड मैट्रिसेस आ गए। अब वो 6x6 का मैट्रिक्स था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक 3/3 मैट्रिक्स में। 3/3 की कैलकुलेशन आप नॉर्मली कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो 5/5 की मैट्रिक्स थी उसको जो है वो आप 6/6 की वो इवन कि आप कैलकुलेटर पे भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और उसकी डायमेंशन कितनी ज़्यादा है। वहाँ पे नंबर एलिमेंट 6/6 में थे 636,
और अभी आपके पास जो हैं वो 18 एलिमेंट्स रह गए। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो सॉल्यूशन जो है वो कैसे होगा। सॉल्यूशन जो है वो एक तो पहले ये है कि इक्वेशन जो है वो आपके पास डिकपल हो गई हैं, और जो एंगल की करेक्शन है वो एक्टिव पावर के साथ मिसमैच, और एक्टिव पावर पी के साथ है सारी, देख लें इसमें पीज़ हैं और एंगल्स हैं सब में। जबकि जो दूसरी मैग्नीट्यूड का जो करेक्शन है वो सारे जो है वो आप जो रिलेट करता है, जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो रिएक्टिव पावर मिसमैच के साथ करेगा। अब क्या होगा कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे पहले, तो इसको जो है वो आप फर्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे, देन इसकी जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं जैकोबियन की, वो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे? अब थोड़ी सी डिपेंडेंसी अभी भी है। वो कैसे कि आप जब यहाँ से आप एंगल का मिसमैच कैलकुलेट करेंगे, और एंगल की वैल्यू को अपडेट करेंगे, लेट्स सपोज कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू को अपडेट की, वो जब आप इसके जैकोबियन के एलिमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आपके पास ये एंगल यहाँ से आएगा। ठीक है, तो अब ये एंगल जो है वो अभी भी इसकी कैलकुलेशन पे यहाँ पे डिपेंडेंस मौजूद है। और जब आप यहाँ से वोल्टेज मैग्नीट्यूड जो है मिसमैच कैलकुलेट करके वोल्टेज मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, तो अगली आइट्रेशन में ये जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, और यहाँ पे भी मिसमैच में भी कैलकुलेशन में यूज़ होगा। तो स्टिल देयर एग्जिस्ट डिपेंडेंस, और ये एक एलिमेंट एक दूसरे से जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब अगर आप देखें, क्योंकि अल्टरनेटिवली सॉल्व होती हैं, तो यहाँ से एंगल का वैल्यू स्टैटिक यहाँ से आएगा, एंगल की वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ होंगी, और फिर अगली उसी आइट्रेशन में ये आइट्रेशन आपकी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। इस आइट्रेशन से जो वैल्यू वोल्टेज की अपडेट हो गई हैं वो फिर आप दोबारा अगली आइट्रेशन में जो है वो यहाँ पे यूज़ होंगी, और फिर एंगल, और ये कंटिन्यूस डिपेंडेंस रहेगी एक दूसरे। तो अब इस इन जो हमने प्रीवियस लिंक है जो डिपेंडेंस का, एक तो हमने डिकपल किया एक दफ़ा एक स्टेज में, ये डिकपल पावर फ्लो है, ये पहला स्टेप है। तो अब हम आते हैं फास्ट डिकपल की तरफ। तो फास्ट डिकपल क्या है कि हम कुछ जो है अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके वो हम जो है वो उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपके पास cos थीटा, cos ऑफ एंगल इज इक्वल टू, ये जो थीटा आई माइनस थीटा जे है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि दो बसेस के दरमियान एंगल का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है। तो इसके लिए जो है वो आप ये वाला ये लिख सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। इसी तरह अगर ये एंगल कम है तो आप जैसे अगर लिखते हैं कि साइन ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कि ये ज़ीरो और ये ज़ीरो आप ये आपस में इक्वल है। तो आप उसी स्मॉल एंगल को जब आप साइन लेंगे उसका, तो वो अप्रॉक्सीमेटली स्मॉल एंगल के बराबर आएगा। और दूसरा वाई में आपके पास दो कंपोनेंट होते हैं, जी प्लस जे बी, जी प्लस जी माइनस जे बी। तो आपके पास जो लाइन की कंडक्टेंस होती है मल्टीप्लाई बाय दैट साइन, और इसकी वैल्यू बहुत कम है और ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरऑल रिज़ल्ट है आपके पास ये वो बहुत कम आएगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, कि लाइन की जो ससेप्टेंस होती है कंडक्टेंस के मुकाबले में वो ज़्यादा होती है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये 1 के बराबर है। तो ज़ीरो इज़ ऑलवेज लेस देन 1 अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। तो ये वैल्यू को जो है वो हम देख सकते हैं कि जी प्लस जे बी इज़ वेरी मच लेस देन द बी आई जे कॉज ऑफ दिस एंगल। ठीक है जी। नंबर 3, थर्ड जो है कि किसी भी बस पे जो रिएक्टिव पावर इंजेक्ट होती है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के दौरान, वो पावर इज़ वेरी, ये भी क्या है, ये आपके पास बेसिक आप जो पावर का अगर आप इसको बैकग्राउंड में देखें, P इज़ इक्वल टू वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो आर का इन्वर्स लें तो ये ऊपर आ जाएगा वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। तो आपके पास वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी, ये एक बेसिक फार्मूला था। तो ये भी आपके पास क्या है, रिएक्टिव पावर है। ये आपके पास एक रिएक्टिव पावर है जो इन टर्म्स ऑफ जी प्लस जे बी है। तो आर था तो एक्टिव पावर के लिए था, बी जो है वो रिएक्टिव पावर के लिए। तो क्यू आई की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू द reactive power that will flow if the lines from the bus were short circuited।
टू द रेफरेंस, कि अगर वो एक्चुअल उसकी कैलकुलेशन करें जब पावर फ्लो कर रही है तो वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द क्यू आई। तो ये आपके पास अब 1, 2 और 3 अप्रॉक्सीमेशन है। ये 3 अप्रॉक्सीमेशन हम जैकोबियन के एलिमेंट्स में, ये हमने कुछ जैकोबियन के जो एलिमेंट्स हमने प्रीवियसली फाइंड किए थे, और फिर आप बुक में भी देखें उसमें सारे डिटेल में आपके पास आपके लिए कैलकुलेट किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन के पावर का पी का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एंगल एट अदर बस एक टर्म आएगी, और पी का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद एंगल एट दैट बस उसमें एक टर्म सिर्फ कम होगी, बाकी टर्म्स उसमें मौजूद रहेंगी। ठीक है। और फिर उसमें ये आप भी देख लें कि आपने जैसे ये क्यू जो है वो क्यू आई जो है क्या कहाँ पे है आपके पास, क्यू आई की अगर वैल्यू देखें तो वो इसी टर्म्स में होती है, और उसमें एक टर्म जो है वो कम होती है जो हमने इसमें ऐड कर दी है। ये सारी कैलकुलेशंस आपने करनी है और एक दफ़ा समझना है इनको। ठीक है, ये आप बिल्कुल इनको इनसे वो परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। अब इसी तरह ये निकाल लिया आपने सारे पार्शियल डेरिवेटिव जैकोबियन के एलिमेंट। तो अब देखते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। बेसिक जो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन हम जो है वो देख रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आपके पास क्या है कि सिंप्लीफिकेशन में आप देखें कि आपने एक बस का एंगल पी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, आपके पास ये वैल्यू आई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये वैल्यू, ये आपने प्रीवियस स्लाइड से आपने ये ज़रूर सीखनी है, और अल्टीमेटली आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। आप दूसरा देखें, आप जो है वो पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे, पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे देखें तो आपके पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, और आपके पास इन टर्म्स ऑफ वाई और वी और साइन ये टर्म्स आती है। आपने वी आई और वी जे को कॉमन लिया, अंदर आपके पास रह गया वाई इंटू साइन ऑफ दिस। तो साइन पे आपने साइन ऑफ दिस जो है उसमें आपने साइन ऑफ ए प्लस बी किया। साइन ऑफ ए प्लस बी में ए ये है आपके पास और बी आपके पास ये, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी इंटू कॉस ए साइन बी। तो आपने ये इसको ऐसे लिख दिया इस टर्म में। ठीक होगी बात। अब आपके पास वाई साइन थीटा क्या होता है, बी होता है, और वाई कॉस थीटा आपके पास जी होता है। तो आप यहाँ पे गौर से देख लें कि ये जी साइन थीटा ये वाली टर्म जो है ये बहुत कम होती है और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये टर्म आपके पास निगलेक्ट हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो है आपके पास 1 होती है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली बी आई जे के बराबर होगी। ये मैंने आपको एक सिखाया है, जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें भी चीज़ें जो हैं वो सिंप्लीफिकेशन है कि आप एक जो है वो पार्शियल जैकोबियन का एलिमेंट कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली दूसरा कैसा एग्जैक्टली जो दूसरा है वो कैसे होगा। तो वो आप सारे एक दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे जो है एक उसको अप्रॉक्सीमेशन जो भी हमने 3 की हैं उनको यूज़ करते हुए कैसे उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो ये देख लें, ये सिंप्लीफाई हो गया है जस्ट आपके पास। अभी आपके पास कोई भी यहाँ पे डेल्टा पी में डेल्टा की कैलकुलेशन नहीं है, डेल्टा की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है पी में। ठीक होगी बात। और अब देखें कि पी आई और इसमें विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई, पी आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आई ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। ठीक है, और इसी तरह जो है वो आप देखें क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे, ये कैलकुलेट किया है क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जे, सॉरी वी डेल्टा, क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू वी जे। तो ये आपके पास ये इसके बराबर है मल्टीप्लाई बाय वी जे। तो ये आपने देखें ये सारी टर्म्स आपको एक ही फॉर्मेट में मिलना शुरू हो गई हैं। असल मकसद आपके पास ये हर एक के साथ वी आई और वी जे है और उसके साथ जो बीटा आई जे है, ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपके साथ ऐसी आनी शुरू हो जाएंगी। ये दो एग्जांपल के लिए मैंने आपको कराई। तो अब आप जब सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ये जो टर्म है आपके पास पार्शियल पी टू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेल्टा टू, ये जस्ट आपके पास ये एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह बाकी के लिए भी यहाँ पे कैलकुलेट करें तो ये सारी टर्म्स ऐसी हो जाएंगी और ये सारी टर्म्स जो हैं वो क्यू वाली जो है वो ऐसे बन जाएंगी आपके पास। ठीक होगी बात। अब इसके बाद देखें कि ये मैं कोई एक इक्वेशन लिखता हूँ। लेट्स सपोज क्यू टू वाली इक्वेशन जो है वो मैंने लिख ली। क्यू टू वाली इक्वेशन को मैं अब और सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये देखें
आपके पास ये Q2 की इक्वेशन है, और अब बस नंबर 2 पे ये इक्वेशन लिखी गई है, तो बस नंबर 2 वाली जो वोल्टेज है उससे सबको डिवाइड कर दें, V2 मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मली क्या हमारा एस्टिमेट होता है कि जो बस की वोल्टेजेस होती हैं ये इक्वल टू 1 pu होती हैं। तो जब आप इनको लेफ्ट हैंड साइड पे इन वैल्यूज़ को V2 जस्ट 1 प्लेस करेंगे। अच्छा, अब ये हमने चूंकि एज्यूम की थी सारी बसेस लोड बसेस हैं, तो ये उनके लिए कैलकुलेशन हो रही है अभी तक। तो अब देखें कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सारी 1 कर दी तो आपके पास इस तरह का मैट्रिक्स, मैंने आपको सिंपल इस इक्वेशन पे जो है वो समझाया है। क्लियर होगी बात। अब आप जो है वो सिंपली इसको जो है वो बीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, और बी जो है वो आपका y इज इक्वल टू जी प्लस जे बी वहाँ से आया है आपके पास। बी जो है वो सस्पेंस है आपके पास मैट्रिक्स की, और ये आप इनिशियली जब आप वाई बस बनाएंगे तो वहीं से ये कैलकुलेट हो जाएगी। अदरवाइज हर इटरेशन में इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आप इसको फॉर्मेशन करेंगे इसकी, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इनवर्स 1 टाइम। ठीक होगी बात। अब देखें कि आपके पास जेकोबियन जो है वो आपसे जो है वो उसकी कंप्यूटेशन जो है वो आप बर्डन जो है वो आप रिड्यूस हो गया है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट ओनली कंप्यूट वाई बस फॉर्म करेंगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट वन इनवर्स 1 टाइम। न्यूटन रॉप्सन में आप हर दफ़ा आपने जो है वो जेकोबियन के एलिमेंट्स को डेरिवेटिव्स लेने थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, एंड देन यू हैव टू कंप्यूट एट some value specific either from the previous iteration or initial guess, और फिर वो अपडेट होना था, एंड देन यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ द रेट जेकोबियन फॉर फाइनल कैलकुलेशन ऑफ द करेक्शन। तो अब यहाँ पे आपसे की जो है वो ज़िंदगी जो है वो आसान हो गई है। अब आपने जो है जस्ट 1 टाइम आपने इसका बी का कैलकुलेट करना है वाई बस से, और फिर जो है वो आपको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी कैलकुलेशंस हमने की हैं इसके लिए वोल्टेज लोड बसेस के लिए। तो अगर जैसे हमारे एग्जांपल में बस नंबर 4 जो है वो आपके पास वोल्टेज कंट्रोल बस है, तो आपको पता है कि वोल्टेज कंट्रोल बस पे आपके पास मैग्नीट्यूड नहीं होता, डेल्टा वी की इक्वेशन नहीं होती, और आपके पास डेल्टा क्यू नहीं होता। तो ये आप टर्म्स आप जो है वो दोनों निकाल देंगे। तो अगर बस नंबर 4 है, तो बस नंबर 4 की जो इक्वेशंस हैं जिसमें डेल्टा वी ये गलत लिखा हुआ है, ये 4 है, ये DLV4। तो जहाँ जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड ये है DLV4, जहाँ जहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है उसके कारस्पॉन्डिंग रोज जो है ये और जो कॉलम्स हैं वो आप जो है वो डिलीट कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियसली किए थे। तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे और इसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पे आप इसको डिलीट करेंगे, एंड देन Q4/V4 को आप डिलीट कर देंगे। अब आपके पास ये 1 लेस डायमेंशन जो है इससे ये 3/3 है, और ये जो है वो आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये इसका बेसिक आइडिया है कि जब आप वोल्टेज कंट्रोल बसेस को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब आप सिंपल जो है इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है जी। इससे जो भी एंगल की वैल्यू आएंगी, एंगल की जो करेक्शंस आएंगी, और इसको आप साइमल्टेनियस भी इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपके पास वैल्यूज़ आएंगी इन दोनों को यूज़ करके आप जो है वो डेल्टा की करेक्शन यहाँ से आएगी एंगल की, और वी की करेक्शन आपके पास यहाँ से आएगी, सिंपल। तो अब आपके पास ना ही कोई आपस में कपलिंग है, और ना ही आपके पास हैवी बर्डन ऑफ द कंप्यूटेशन है। ये आपके पास है फास्ट डिकपल पावर फ्लो मेथड, और इसका ये बेसिक एल्गोरिदम आप बनाएंगे। तो आप लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल। ये आपके पास जो एग्जांपल है प्रीवियस एग्जांपल उसमें से ही आपने उठाया है। तो आपने बी वाई बस बनाई थी, वाई बस से आपने देखें कि अब आपने बी मैट्रिक्स, जो ऊपर जो डेल्टाज वाली इक्वेशन है उनको हम कहते हैं बी मैट्रिक्स, और नीचे जो इक्वेशन है उसको जो है वो हम कहते हैं बी डैश मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बी मैट्रिक्स सिंपल जो है वाई बस से बना लिए, कोई भी डेल्टा पी उसकी पी आई की कैलकुलेशन इसमें नहीं शामिल, जस्ट आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशन नहीं शामिल, ये इक्वेशन उठा के आपने मिसमैच इक्वेशन जो है वो डेवलप कर ली। इसको जो है आप सिंपल सॉल्व करेंगे और आपके पास डेल्टा की इक्वेशन आएंगी। इसी तरह आप जो है वो आप बस नंबर 4 है आपके पास, तो बस नंबर 4 में आपके पास एक कॉलम और एक रो जो है वो डिलीट हो जाएगा, सही है। ये उसकी डेल्टा की इक्वेशन है जो हमने पहले शायद सॉल्व नहीं की, डेल्टा पार्शियल उसकी चेंज इन द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आप जो है क्यू स्केजुअल क्यू आई कैलकुलेटेड से ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये आप न्यूटन ऑप्शन में भी करते थे, यहीं पे भी करेंगे, तो ये आपके पास ऐसे सॉल्व हो जाएगी। ये
आपके पास जो है बस नंबर जो है 4 है और पीवी बस है। तो अब आपने जेकोबियन जो है, जो आपका बी मैट्रिक्स है बी डैश, वो जो है वो कैसे बनेगा, आपने यहाँ से थर्ड रो और थर्ड कॉलम जो है वो डिलीट कर दिया है। आप देखेंगे जस्ट आपके पास ये एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे और उनको जो है वो आपने सॉल्व करना है डेल्टा वी के लिए। ठीक हो गया जी। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी स्टडी के लिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ली है आपने लोड फ्लो से, और ये बेसिक थीम जो है अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी जब हम अपने चैप्टर की टॉपिक्स की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो यूज़ होगा। पावर फ्लो स्टडी जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग अंडर एक्चुअल और प्रोजेक्टेड नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, द रिजल्ट फ्रॉम दीज कंडीशंस कंस्टिट्यूट ए बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन द नेटवर्क फ्लोज एंड वोल्टेज अंडर एबनॉर्मल और कंटीजेंसी कंडीशंस। कि आपके पास जो है वो जब सिस्टम आप इस पर लोड फ्लो रन कर लेते हैं तो जो आप नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम वो बेस केस होता है, तो देन वो आपको बताता है कि इसमें आपकी कितनी वेरिएशंस हो जाएंगी जब आपके पास कंडीशन जो है वो आ जाएंगी, कैसी कंडीशंस जो हैं वो वायलेशन कैसी होगी अपनी नॉर्मल कंडीशंस के लिए। अच्छा, जो आप ट्रांसमिशन सिस्टम है वो आप उसमें इंजीनियर जो है वो आपको स्टडी कर सकता है कि आपका जो सिस्टम है कहाँ पे लो वोल्टेज होगी, कहाँ पे लाइन ओवरलोड होगी और कहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा ओवरलोड होगी। ये सारी कंडीशंस आप लोड फ्लो से, अभी हम पावर कैलकुलेशन में आपको एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आप सारे जो हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अब these condition weaknesses can be removed by making design studies involving changes or addition to। अब आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो दो पैरेलल लाइंस है, तो अब आपके पास एक लाइन जो है वो लो इम्पीडेंस है और एक हाई, तो लो इम्पीडेंस इज़ ऑलवेज हायर लोडेड। तो क्या करेंगे आप कि आप लोअर जो दूसरी लाइन की दोनों लाइन की इम्पीडेंस को आपस में इक्वल करने के लिए आप वहाँ पे कोई नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करेंगे, कोई नई कैपेसिटेंस, कोई ऐसा चीज़ या इफेक्ट्स डिवाइस इंस्टॉल करेंगे जिससे आपके दोनों लाइंस की जो रिएक्टेंस है वो बराबर हो जाए ताकि वो इक्वली लोडेड हो जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो है वो लोड फ्लो स्टडी हेल्पफुल होती है। अब जब आप बेस स्टडी कर लेते हैं तो आप कंटीजेंसी स्टडी भी उस पर कर सकते हैं कि कंटीजेंसी की कंडीशन में जो है वो वीकनेसेस आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो जब तक आपकी ट्रांसफार्मर जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती तो उस वक्त तक आप ये स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। और फिर जब आपने कोई नया लाइन ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल कोई नया पावर हाउस ऐड करना है, नया लोड ऐड होगा, तो उसको आप इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके कंप्यूटर पे उसकी सिमुलेशन फ्लो करवाएं। सिमुलेट करेंगे जब आप उसका लोड फ्लो स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडिशन नई जो है इसके इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे है, कहीं पे वोल्टेज रिड्यूस तो नहीं हो रही, कहीं पे वोल्टेज जो है वो राइज तो नहीं कर रही, आपकी कोई और लाइन इस वजह से नहीं फ्लो कर रही, लूप फ्लोज नहीं डेवलप हो रहे। तो ये सारी डिज़ाइन जो हैं वो आप बिफोर द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप ये रन करते हैं, कंडक्ट करते हैं एंड देन यूज फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। तो इनपुट डेटा आपने देख लिया क्या क्या था, लाइन का डेटा और बस का डेटा आपका जो है वो इनपुट डेटा होता है। आपने बस की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि विच टाइप ऑफ बस दैट इज़, और जो आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं जिनको जो नॉट गिवन होती हैं स्टेट वेरिएबल्स के जो नहीं नॉन नहीं होते, उनको आप एस्टिमेट करते हैं। फ्लैट स्टार्ट होता है नॉर्मली, और आपके पास जो लिमिट्स हैं पी और क्यू की वो जो है वो आपको डिफाइंड होती हैं, उसको वायलेट नहीं होता। जब भी वायलेशन आती है आप उसको फिक्स करके जो है उसको ट्रीट करते हैं, और बेस एंड वीएज आपको नोन होते हैं कि किस पे आप कैलकुलेशन करेंगे। पावर फ्लो डायग्राम की बेसिक कंप्यूटेशन क्या है कि टेबल विद बस नंबर एंड आईडी, आपके पास ये एंगल्स आ जाते हैं, वोल्टेज मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों आ जाते हैं, जनरेशन कितनी है और हर एक बस पे लोड कितना है, एम की रेटिंग्स आपके पास लाइन फ्लोज की आ जाती हैं, और आपके पास टोटल पी प्लस जे क्यू आ जाता है। इसी तरह टोटल पी प्लस जे क्यू लोड अभी आपके पास आ जाता है। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज लिमिट वायलेशंस और आपको दूसरी लिमिट्स जो हैं ये आपके पास आ जाती हैं। ये इसके रिज़ल्ट हैं। एम वी है लोडिंग ऑफ द लाइन, जो अपरेंट पावर है वो कितना लोड हो रहा है, और दो एरियाज़ के दरमियान इंटर कनेक्टेड एरिया एक्सटर्नल कोई दो एरियाज़ हैं उनके दरमियान पावर फ्लो बता देता है।
आपका जो पी क्यू है, पी क्यू का मिसमैच, ये आपको जो वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर रहे हैं वोल्टेज एंगल और मैग्नीट्यूड की, वो उसका सोल्यूशन का जो है वो प्रिसीजन बताता है। जब आपका प्रिसाइज एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाता है, देन दीज मैचेस आर इक्वल टू ज़ीरो। आपकी गिवन वैल्यू और स्केजुअल वैल्यू और आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है दोनों सेम हो जाती है। ठीक है, ये आपके पास जैसे ये अभी इसने चैप्टर के एंड पे ये कंप्लीट रन किया है इस प्रॉब्लम को, तो आपने जो है वो अब इसको वो देखना है कि कैसे इसने उसको सॉल्व किया है। ये सारी लाइंस हैं, ये लाइन, ये बस का डेटा है कि कौन सा जो है बस नंबर आपने आइडेंटिफाई किया है और उसका नाम क्या है, उसमें वोल्टेजेस क्या क्या आपके पास आई है। देखें, लोड बसेस पे वोल्टेज लेस देन 1 है, ये एक्सपीरियंसेस आपने गेन करने हैं। स्लैक बस पे 1 रहे और एंगल 0 रेफरेंस के लिए, और आपका जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है मैपल पे बस नंबर 4 पे वो मेंटेन्ड है 1.02, और एंगल्स देखें वेरी स्मॉल हैं, दो के दरमियान डिफरेंस वही जो हमने एजम्पशन की थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। ठीक है ना, तो ये देखें दो बस के दरमियान एंगल कितना स्मॉल है, और जो हमने स्टार्ट लिया था 1 वोल्टेज का, तो वो सारी वोल्टेजेस 1 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ये जनरेशन का डाटा है कि आपके पास टोटल कितनी जनरेशन है। ये आप जो है ये एट द एंड ऑफ द, जब लोड फ्लो रन करेंगे सारी वैल्यूज़ आएंगी, तो ये आपने P1 और Q1 जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। और इसी तरह आपने जो रिएक्टिव पावर है वो उस पर जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है PV बस पे। तो ये लोड डेटा जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, जो आपको गिवन है, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। अब आपने हर एक बस को आइडेंटिफाई करना है, स्लैक बस, PQ बस, PV बस, और ये बस किन दो ये जो आपने ये ब्रांच जो है ब्रांच नंबर, ये बस किन दो को कनेक्ट करती है। ठीक है, ये 2 और 3 को कनेक्ट करती है। ठीक है जी, और इसी तरह आपके पास इस बस से दो पावर फ्लो कर रही हैं, तो ये 2 की तरफ कितनी पावर फ्लो कर रही है एक्टिव रिएक्टिव, एंड देन 3 की तरफ कितना फ्लो कर रहा है, ये आपका सारा डेटा है कि ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप यहाँ पे देखें तो टोटल जनरेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टोटल लॉसेज है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो ऑब्वियसली इसमें लॉसेज अभी हमने इंक्लूड नहीं किए, तो लोड और जनरेशन का डिफरेंस बहुत माइनर है, मिसमैच जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये हर एक लाइन पे फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी पावर कहाँ से कैसे जो है वो फ्लो करती है, कि फ्लो ऑफ PQ जो है वो मेगावाट्स और मेगावाट्स में, और ये जो वोल्टेज है PU में यहाँ पे शो की हुई है। थैंक यू वेरी मच।